नमस्कार साथियों, भोपाल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वन शॉट मतलब एक ही क्लास में पूरी यूनिट 9 को ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि इसके टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं तो एक आपका रिवीजन आप इसको समझ लीजिए जो आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। और शॉर्ट में हम इसको पूरा तैयार कर रहे हैं, क्यों कि जो 10 यूनिट हैं सब यूनिट का वेटेज बराबर है। तो आप देखें इस यूनिट का वेटेज बराबर रहेगा, लेकिन ये यूनिट कम समय में तैयार हो जाएगी। मुश्किल से आप देखें कि आधा घंटे से 45 मिनट में हम इसको ख़त्म करेंगे। मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ आपसे। एक बार आप इसको क्लास देख लेंगे, उसके बाद आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट इसको रिवाइज करने में लगेगा। ये जो पीडीएफ है वो आपको भोपाल एकेडमी के एप्लीकेशन और टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और उससे रिवाइज कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी यूनिट 9। यूनिट 9 का आप सिलेबस देखें तो ये हमारा सिलेबस है। ठीक, जैसे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा और नियामक समिति है ना, ये हमारा 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश प्रवेश शुल्क विनियामक आयोग है। फिर आप देखें मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग है। उसके बाद हमारा मानवाधिकार आयोग है, मध्य प्रदेश महिला आयोग है, मध्य प्रदेश जो है अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग है ना, और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है, और अल्पसंख्यक आयोग है। तो आप देखें इसमें अधिकतर आपको क्या देख रहे हैं, कमीशन दिखाई दे रहे हैं। तो इनका हमने क्या है, एक चार्ट तैयार कर लिया जिससे रिवीजन करने में आसानी होगी। अब हम देखें तो किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो कुछ जो आयोग हैं है ना, उनसे संबंधित केस हैं, उन केस को देख लेंगे। उसके बाद जो सामाजिक आयोग हैं, जैसे हमने बोला एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन है, वुमेन कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, उससे संबंधित अगर कोई केस है उसको देख लेंगे हम, है ना। फिर प्रमुख नियम और वैधानिक प्रावधान है वो देखेंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े कुछ केस हैं, हालांकि बहुत सारे केस क्या हैं, कॉमन है ना। फिर उच्च शिक्षा नियामक निकाय है, इसको देख लेंगे। और इसके अलावा फिर जो सोशल या जो हम स्टेचरी या जिसे वैधानिक आयोग बोलते हैं मध्य प्रदेश के, वो देख लेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला मध्य प्रदेश एसटी कमीशन, मध्य प्रदेश एससी कमीशन, मध्य प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन, मध्य प्रदेश ओबीसी कमीशन। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देखेंगे। तो शुरू करते ही सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा है ना और नियामक आयोग। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन के लिए जो नियमन की बात कर रहे हैं, तो इसका जो विधायी और नियामक ढांचा है इसको 2 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला जो है वो क्या कर रहा है, इसको विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब सारे निर्णय लेने की एक ही संस्था को पावर ना हो। अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा कि जब किसी के पास निर्णय लेने की सारे निर्णय लेने की पावर होती है तो कई बार इसका क्या होता है, मिसयूज होता है। तो क्या कर दिया जाए, विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, है ना। और कुछ ऐसे संस्थान हम पढ़ेंगे जो स्पेशलाइज है, खासकर जैसे आप देखें एससी कमीशन हो गया, एसटी कमीशन हो गया, ओबीसी कमीशन हो गया, तो पर्टिकुलर वर्ग के लिए क्या आयोग हो गया। और विकेंद्रीकरण के देखें तो हम प्रवेश के लिए एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी हो, जिससे जो संस्थाएं हैं क्या करें, मनमानी तरीके से फीस ना वसूल सकें। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन हो गया, जिससे प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रेगुलेट कर सकें। तो ये 2 संस्थान क्या हो गए, ये विकेंद्रीकरण के लिए हो गए। और जो सामाजिक आयोग हैं वो विशेषज्ञता के क्षेत्र में कार्य करेंगे। इस तरीके से मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन को बांटा गया है कि उनका कंट्रोल इस तरीके से किया जाए, है ना। अब आप देखें जो एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी है वो क्या करेगी, आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। क्यों, क्योंकि लोग जो है मनमाने तरीके से फीस ना वसूल सकें संस्था। फिर आप देख रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो यूनिवर्सिटी हैं उनको रेगुलेट कर सकें। रेगुलेट करेंगे तो क्या होगा, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। अब जो सामाजिक आयोग है, तो सामाजिक आयोग क्या करेंगे, समाज में न्याय की स्थापना के लिए काम करेंगे। जैसे महिला आयोग है तो महिलाओं की जो शिकायतें उनको सुनेगा, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो सोशल जस्टिस। तो आप देखें कि जो ये वाला संस्थान है एडमिशन फी रेगुलेटरी कमेटी है, वो आर्थिक क्षेत्र पर फोकस कर रहा है। अब आप देखें प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी जो कमीशन है वो एजुकेशन की क्वालिटी पे फोकस कर रहा है।
और जितने जो हम कमीशंस पढ़ेंगे, जो सामाजिक आयोग हैं, वो सामाजिक न्याय मतलब जनरली समाज में समानता हो, किसी प्रकार का जो है किसी का शोषण ना हो। अब आगे हम बढ़ेंगे तो अलग अलग केस देखेंगे हम, जैसे TMA पाई फाउंडेशन केस है पहला, इस केस को हम देखते हैं। संस्थानों को शुल्क तय करने और स्वतंत्रता पर जो मुनाफाखोरी है ना, उसको रोका। मतलब संस्थानों को शुल्क तय करने का अधिकार है, लेकिन वो इतनी शुल्क नहीं लगा सकते जिससे मुनाफाखोरी हो, मतलब मनमानी तरीके से फीस ना लगाई जाए। अब इसका इफेक्ट आप देखें तो मध्य प्रदेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, निजी कॉलेजों को स्वायत्तता मिल गई कि फी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मनमानी तरीके की फीस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो मेन फोकस क्या है इसका, आर्थिक पारदर्शिता, मतलब कोई कॉलेज कितनी फीस डिसाइड करेगा, ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब लोगों को जानकारी, अगर आप फीस वसूल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से कोई भी फीस वसूल लें। अब आप दूसरा पॉइंट देखें, इस्लामिक एकेडमी वाला जो केस था 2003 का, प्रत्येक राज्य में एक स्थायी समिति का गठन अनिवार्य घोषित किया गया इस केस में कि भैया कम से कम एक कमेटी तो आपको बनानी पड़ेगी, और कैसी रहेगी, वो स्थायी रहेगी। अब मध्य प्रदेश पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो मध्य प्रदेश में AFRC मतलब वही एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी, नाम से क्लियर है, एडमिशन और फी को रेगुलेट करने के लिए कमेटी बनाई, 2007 में इसका गठन हुआ, और समिति का जो अध्यक्ष होगा वो रिटायर जज होगा। इससे क्या हो गया, फीस पर कंट्रोल हो गया, क्लियर, क्योंकि जो रिटायर जज है वो निगरानी करेगा कि आप जो फीस है वो कितनी डिसाइड कर रहे हैं। अब PA जो इनामदार का केस है 2005 का, इसमें क्या प्रावधान किया गया, मतलब इसमें क्या घोषणा की गई, वर्डिक्ट आया, राज्य निजी कॉलेजों पर अपनी आरक्षण नीति नहीं थोप सकता। मतलब जो प्राइवेट जो कॉलेज हैं उन पर राज्य सरकार अपनी जो रिजर्वेशन पॉलिसी उसको नहीं थोप सकते हैं, है ना। अब मध्य प्रदेश पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय और AFRC मतलब एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी 2007, है ना, इनका ये आधार बना, और जो एडमिशन की प्रोसेस है वो कैसी हो गई, पारदर्शी, ये मेन फोकस है। अब आते हैं हम प्रोफेसर यशपाल केस था 2005 का, बिना बुनियादी ढांचे वाली कागजी यूनिवर्सिटीज को अवैध माना, मतलब ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जो सिर्फ कागज पे चल रही, धरातल पे है ही नहीं। तो अब इसका मध्य प्रदेश पे क्या इफेक्ट हुआ, मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना हुई, ताकि क्या रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे, और वही एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना, इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। अब आते हैं मॉडर्न डेंटल कॉलेज जो 2016 वाला केस था, इसमें क्या हुआ कि मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान अधिनियम 2007 को संवैधानिक ठहराया गया। मध्य प्रदेश जो निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान अधिनियम था ना, उसे वैधानिक ठहराया। अब क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इससे राज्य सरकार को प्रवेश नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई, मतलब एडमिशन में भी अब राज्य सरकार क्या कर सकती है, कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकती है, और इससे जो हमारी फी रेगुलेटरी जो कमेटी थी उससे क्या मिला, वैधानिक मान्यता मिली। तो ये कुछ केसेस हैं। अब ऐसे ही कुछ केस हैं सामाजिक आयोग से संबंधित, जैसे SC कमीशन, ST कमीशन, OBC कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, वुमेन कमीशन, ये सब क्या है, सामाजिक आयोग हैं। तो OBC आयोग की जब हम चर्चा करते हैं तो इंदिरा साहनी केस बहुत चर्चित केस रहा है, 1992 का केस था, और इस केस के माध्यम से क्या है, ये निर्देश दिया गया था कि OBC के लिए क्या है, आयोग की स्थापना की जाए। तो 1993 में मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम खासकर यहाँ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो 1993 में आयोग जो है कार्यकारी बना, और 1995 में फिर बाद में 2 साल बाद अधिनियम पारित किया गया। अब इसी जो इंदिरा साहनी केस था उसमें क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत जो है लागू हुआ। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, एक निश्चित जो इनकम है उससे अगर लोग ऊपर कमाते, जैसे वर्तमान में अभी 8 लाख है, हालांकि इसको बढ़ाने का जो है विचार चल रहा है, तो 8 लाख से कोई व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है तो उसके बच्चों को क्या है, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, हालांकि केवल ये OBC पर ही लागू है। तो और उससे कम व्यक्ति कमाता है तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा OBC में। तो क्रीमी मतलब जैसे दूध होता है, दूध के सबसे ऊपर ग्लास में देखें तो क्रीम मतलब मेल जो दूध की क्रीम है वो कहाँ ऊपर है, तो इसी को नाम दिया मलाईदार परत। तो ऐसे समाज में OBC वर्ग में भी कुछ क्या है, मलाईदार लोग हैं जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू हुआ। और इसी को हम आगे देखें, अशोक कुमार जो ठाकुर केस था 2008 का, है ना, इसी बात को दोहराया, मतलब इसको मान्यता प्रदान की गई। आर्टिकल 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया था। बाद में हम जब पढ़ते हैं कि संविधान में 102वां संविधान संशोधन किया गया, आर्टिकल 338 भी जोड़ा गया,
और उसके माध्यम से जो है संवैधानिक जो दर्जा दिया गया क्या ओबीसी आयोग को। आगे देखें, ओबीसी आयोग से संबंधित एक केस है राम सिंह बनाम भारत संघ, ये 2015 का है। इसमें क्या निर्णय आया, ओबीसी सूची में जातियों को जोड़ने या हटाने का आयोग की सलाह बाध्यकारी मानी गई। मतलब कौन सी जाति को ओबीसी में रखा जाए और कौन सी जाति को उससे बाहर किया जाए, ये जो सलाह है आयोग देगा, ये सलाह अब सलाहकारी नहीं होगी, ये बाध्यकारी होगी। ठीक है ना, जनरली आयोगों की सलाह मोस्ट ऑफ क्या होती है, बाध्यकारी नहीं होती हैं, पर यहाँ कहा बाध्यकारी होगी। अब एमपी का इफेक्ट क्या पड़ेगा, आयोग की सलाह को मनमाने ढंग से सरकार जो है वो अस्वीकार नहीं कर सकती है ना। आयोग की शक्ति बढ़ गई, मजबूती हुई। और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में जो आया, मैंने बोला अभी कि आर्टिकल 338 के बी के तहत संवैधानिक दर्जा आयोग को दिया गया। अब SC/ST आयोग से संबंधित आप देखें, EB चिनैया केस 2004 का है। इसमें क्या कहा गया, जो शेड्यूल कास्ट है मतलब SC की सूची का उपवर्गीकरण असंवैधानिक है। जैसे ओबीसी में सब क्लासिफिकेशन हुआ, हमने देखा कि भाई क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर, पर ये जो है SC पर लागू नहीं होगी। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या है, अवैधानिक है, असंवैधानिक है। SC की सूची में क्या होगी, एक रूपता, सब SC के जो सूची होगी वो एक रूप होगी। आरक्षण नीति की न्यायिक व्याख्या हुई, क्योंकि जो पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ने का जो है अवसर मिले। और आर्टिकल 341 के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें SC की परिभाषा मिलती है। ठीक है ना, राष्ट्रपति जो लिस्ट बनाकर आर्टिकल 341 के तहत उस लिस्ट में जिस जाति को, जनजाति को शामिल कर देंगे वो क्या होगा, अनुसूचित जाति कहलाएगी। हालांकि इनकी परिभाषा हमें और कहाँ मिलेगी, तो आर्टिकल 366 का जो क्लॉज नंबर 24 है वहां पर भी इसकी परिभाषा दी गई है। अब प्रमुख नियम और वैधानिक प्रावधान में देखें हम, तो सबसे पहला आयोग देखें हम AFRC। AFRC का मतलब वही एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी। अधिनियम की बात करें तो 2000 मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण प्रवेश व शुल्क नियम आए 2008 में, है ना। निर्णय का प्रावधान क्या था, प्रवेश और शुल्क विनियम हेतु विस्तृत नियम, मतलब एडमिशन के लिए और फीस के लिए रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर तरीके से क्या होनी चाहिए, नियम। तो ये 2008 में क्या बना दिए, नियम, है ना। अब देखें इसका और इसका मतलब जनरली एक है, आपको ये याद रखना है कि एडमिशन के लिए और फीस के लिए क्या बनाए, रेगुलेट करने के लिए सिर्फ नियम। अब आते हैं 2007 का अधिनियम था, 2008 में इसके लिए नियम बनाए, ये गजट में निकाला गया। मध्य प्रदेश प्रभाव आकर्षण क्या खास, निजी संस्थानों पर फीस पर क्या होगा, नियंत्रण हो गया। अब अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट अगर कोई एग्जाम में पूछा जाता है तो ये धारा जो 11 है इसमें 10 लाख तक का जुर्माने की बात की गई अगर कोई व्यक्ति इसका वायलेशन करता है, कोई संस्थान मनमाने तरीके से फी वसूल रहा है ना, एडमिशन में किसी प्रकार की अनियमितता हो रही है, नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो धारा 11 के तहत क्या होगा, 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन, है ना। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना व संचालन नियम 2008 के तहत जो है स्थापना हुई। निजी विश्वविद्यालयों के नियमन हेतु आयोग का गठन किया गया। धारा 36 के तहत ये आयोग का गठन किया गया है। कुलपति होते हैं, है ना, इनकी नियुक्तियों के लिए नियम क्लियर कर दिए गए, किस तरीके से इनकी नियुक्ति होगी। 2021 में ऑर्डिनेंस जारी किया और इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका होगी ये स्पष्ट किया गया। हायर एजुकेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण केस देखें हम, तो TM पाई फिर से आ गया, 2002 का केस था। निजी शिक्षण संस्थानों को स्वायत्ता मिल गई थी, है ना, वही वाला पॉइंट रिपीट है। मध्य प्रदेश पे इफेक्ट पड़ेगा, सेम पड़ेगा। निजी विश्वविद्यालयों के नियमन की आवश्यकता स्पष्ट हुई, है ना। और आर्टिकल जो 19 का 1 का G है ना, ये इससे संबंधित आ रहा है, क्योंकि आप जो है किसी भी तरीके का व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन व्यवसाय करेंगे सरकार उस पर क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। कंट्रोल कब करेगी, क्योंकि ये एक्ट बना हुआ है, ये नियम बने हुए हैं, है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इस्लामिक एकेडमी के 2003 का प्रवेश और फीस नियंत्रण हेतु समितियों बनाने का निर्देश दिया गया था इसमें, है ना। तो वही आप फी रेगुलेशन के लिए जो है कमेटी बनी, तो ये जैसी समितियों का आधार बना, वही एडमिशन एंड फी रेगुलेशन कॉन्सेप्ट आया। फिर आप देखें PA जो इनामदार केस है 2005, वो भी से संबंधित है। निजी संस्थाओं में राज्य द्वारा आरक्षण नीति को लागू नहीं किया जाएगा, हमने पढ़ा था नहीं थोपा जाएगा, बात है निजी संस्थान को क्या मिल गई, स्वायत्ता मिल गई, अपने हिसाब से वो निर्णय ले सकते हैं। तो इससे माइनॉरिटी के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे थे तो वो अपने तरीके से काम कर सकते हैं, उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिला। प्रोफेसर यशपाल केस को अगर हम देखें
तो यहाँ कागजी जो विश्वविद्यालय थे उन्हें अवैध घोषित कर दिया था। इससे क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में MPPURC की स्थापना हुई, कड़े नियमों का आधार बना। तो इसी से आया मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेट करने के लिए एक्ट। तो तभी आए नियम जब कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। तो इससे खास करके जो फेक यूनिवर्सिटीज़ थी, जो जाली थी या जो अवैध थी, वैसी यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो गया। हायर एजुकेशन के लिए अगर हम निकाय की बात करें हम, तो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम रेगुलेटर से जो है स्पीड बढ़ाते हैं फैन की और कम करते हैं, तो ऐसे ही रेगुलेशन का काम करने वाले संस्थानों को क्या बोलते हैं हम, नियामक निकाय बोलते हैं, है ना। नियामक और नियंत्रक में थोड़ा अंतर होता है। नियंत्रण थोड़ा और ऊपर की स्थिति है, और जो रेगुलेशन होता है वो थोड़े कम स्थिति होती है, या उसको हम बोल सकते हैं हल्का इसमें लचीलापन पाया जाता है। अब देखिए दो आयोग आप देखेंगे, पहला है मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसे हम MPPURC बोल रहे हैं शॉर्ट में, और मध्य प्रदेश प्रवेश व शुल्क विनियामक समिति, जिसे हम AFRC बोल रहे थे, एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी। दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम देखें इनका स्टेटस देखें आप, तो इनकी स्थापना किसी एक्ट के माध्यम से हो रही। तो कैसे होगा ये, वैधानिक, ये भी क्या हो गया, वैधानिक। तो बस ये समिति है, ये आयोग है। अब कौन सा एक्ट था, तो मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना व संचालन अधिनियम 2007 था, इसके तहत इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था वही प्रवेश का विनियम व शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2007। तो आप देखें ये भी 2007 है और ये भी क्या है, 2007 है। अब अगर हम देखें उस साल का एक्ट कौन सा था, तो एक्ट का क्रमांक था ये 17 और ये एक्ट का क्रमांक था क्या, 21। इसके बाद देखें राज्यपाल ने कब परमिशन दी, तो 19 जुलाई 2007। कब दी भैया, 4 अगस्त 2007। तो सन चेंज नहीं है, है ना, बस महीने का अंतर है, ये अगस्त है और ये जुलाई है। ये जुलाई में भी 19 है, अगस्त में और ये 4 है। अब गजट में कब निकला, तो 24 जुलाई 2007 को, और ये देखें तो 15 अक्टूबर 2007 को। आगे देखें कब लागू हुआ, तो अक्टूबर 2008 में विधिवत इसका गठन हुआ। ये 2007 से ही हालांकि प्रभावी हो गया था। कितने अध्याय कितनी धाराएं, तो 5 अध्याय 5 धाराएं थी, और समिति में आप देखें तो 5 अध्याय थे पर धाराएं 17 थी। मुख्य धाराएं जैसे धारा 3 है, जिसमें विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। 36 में नियामक आयोग के गठन की बात की गई है ना। 36 में ही अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की बात की गई है। ऐसे यहाँ पर देखें धारा 3 में जो है अधिनियम लागू हुआ, धारा 4 में समिति गठन की बात की गई, धारा 4 में सचिवालय की बात की गई। तो ये कुछ क्या है, प्रमुख धाराएं हैं, चाहे तो आप इनको देख सकते हैं। क्या होता है, धारा जनरली एक साथ हम याद करते तो नहीं होती, तो क्या करें धीरे धीरे इनको अलग से कागज में लिख लें, या इसको प्रिंट आउट निकाल कर आप क्या करें बार बार इनको रिपीट करते रहें। तो अभी बहुत समय है हमारे पास, अगर आप लगातार भी इनको 1 हफ्ते रेगुलर देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। अब कुल पद की बात करें तो 1 अध्यक्ष होगा, 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और अधिकतम 2 अंशकालिक मेंबर होंगे, मतलब 1 + 2। यहाँ पर आप देखें तो 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं, तो 1 + क्या है, 4 है। संरचना विस्तृत में अगर देखें तो अध्यक्ष होगा, वही पूर्णकालिक सदस्य होगा, अंशकालिक सदस्य होंगे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अध्यक्ष होगा वो रिटायर हाई कोर्ट का जज होगा। इसके बाद देखें पदेन सदस्य कौन होंगे, प्रमुख सचिव, है ना, विधि विभाग के। पदेन सदस्य होंगे संचालक तकनीकी विभाग के, DTE बोलते हैं इसे। पदेन सदस्य और कौन होंगे, संचालक चिकित्सा शिक्षा होंगे। और विशेषज्ञ सदस्य कौन होंगे, जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CA हैं, जिन्हें 10 साल का अनुभव हो। योग्यता की बात करें हम, तो इसका जो अध्यक्ष होगा आयोग का, प्रसिद्ध शिक्षाविद या वरिष्ठ कोई प्रशासक होगा। सदस्य कौन होगा, शिक्षा या प्रशासन के क्षेत्र से हो सकता है, दोनों में से, है ना। विशेषज्ञ एक्सपर्ट इन एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से हो चाहे वो एजुकेशन से हो। यहाँ पर जो है रिटायर जज ही होगा, और विशेषज्ञ कौन होगा, CA होगा। कार्यकाल की बात करें तो 370 है, यहाँ पर 3 वर्ष लिखा हुआ है। नियुक्ति की बात करें राज्य सरकार के द्वारा, है ना, सर्च कमेटी की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है, यहाँ राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। शक्तियों की बात करें हम, तो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए रेगुलेट करेगी ये, मतलब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्थापना होगी, उसको रेगुलेट करेगी। वो चलेंगी कैसी, उसको भी रेगुलेट करेंगी।
ये क्या होगा, एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी उसको रेगुलेट करेगी। जो फीस है, जो शुल्क है, वो कितनी होगी, इसको रेगुलेट करेंगे। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्रकृति कैसी है, अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक का मतलब होता है, जिसे हम क्वासी जुडिशरी बोलते हैं, कि न्यायालय का काम होता है निर्णय देना किसी प्रकार के मामले पर ये न्यायालय नहीं है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, न्यायालय जैसा काम कर रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध न्यायिक। समिति को भी क्या है, अर्ध न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, दोनों को क्वासी जुडिशरी शक्तियां प्राप्त हैं। अपील की बात करें, आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील हम राज्य सरकार में कर सकते हैं। समिति के आदेश के विरुद्ध अपील संभव है ना, यहाँ पर भी मैकेनिज्म है कि आप अपील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सरकार से आप अपील कर सकते हैं। अब उल्लंघन की बात करें हम, अगर मान लीजिए किसी ने गलत जानकारी दी है, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, हायर एजुकेशन मानकों का पालन नहीं किया है, तो फिर क्या करेगा, आयोग इन मामलों को देखेगा। समिति क्या देखेगी, भाई डोनेशन ले रहे हैं, अगर मान लो कैपिटेशन फीस जिसको बोलते हैं, जो फीस है उससे ज़्यादा फीस ले रहे हैं, प्रवेश नियमों का उल्लंघन, एडमिशन के जो नियम हैं जो बनाए हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो क्या होगा, तब समिति इन मामलों को देखेगी। इसका मतलब है समिति कौन से मामले देखेगी, आयोग कौन से मामले देखेगा। पनिशमेंट की बात करें, 10 लाख तक का इसमें जुर्माना है। जब तक की बात भी की गई है, जो आपका विश्वविद्यालय है उसको बंद करने की सिफारिश भी कर सकता है आयोग। यहाँ भी 10 लाख का जुर्माना है, अतिरिक्त फीस के साथ ब्याज, मतलब जो आपने एक्स्ट्रा फीस ली थी वो फीस तो वापस करनी पड़ेगी, उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा, है ना, और उस पर 3 गुना तक का जुर्माना लगा सकते हैं। मान्यता भी क्या कर सकती है, समिति समाप्त कर सकती है। सीमाएं क्या है, अंतिम निर्णय वही, क्योंकि राज्य सरकार के खिलाफ आप जो है राज्य सरकार के पास जाकर अपील कर सकते हैं, तो राज्य सरकार के पास ये फाइनल निर्णय लेने की पावर है। अंतिम प्रशासनिक कार्यवाही राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। विशेष तथ्य की बात करें, इसमें अध्यक्ष, सदस्य और पूर्णकालिक मेंबर दिख रहे हैं आपको, अंशकालिक भी पूर्णकालिक भी हैं। यहाँ सरकारी अधिकारी पूर्ण सदस्य हैं और मतदान करने का अधिकार है। अब आते हैं हम आयोग पर। सोशल जो स्टैट्यूटरी कमीशन है, वैधानिक आयोग है। स्टैट्यूटरी का मतलब, वैधानिक आयोग का मतलब, सांविधिक आयोग का मतलब ऐसे आयोग जिनकी स्थापना किसी कानून के माध्यम से की जाए, एक्ट बनाकर की जाए, उन्हें हम वैधानिक आयोग बोलते हैं। इनका भी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जैसे सबसे पहले आप देखें, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन और आपका माइनॉरिटी कमीशन, तो इनको देखते हैं हम, है ना। संबंधित सबसे पहले एक्ट, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 का है। मध्य प्रदेश एसटी जो आयोग है वो 1995 के अधिनियम के तहत बना है। हमने देखा 1993 में स्थापना हो गई, लेकिन जो आयोग आ रहा है, आयोग के लिए एक्ट आ रहा है वो 1995 में है। फिर आप देखें अनुसूचित जनजाति आयोग, तो जनजाति आयोग का जो अधिनियम वो भी का 95 का है ना। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिनियम 1995 का है और अल्पसंख्यक आयोग का 1996 का। अब आप देखें ओबीसी कमीशन, एसटी कमीशन, एससी कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन, ये चारों आपको कब दिख रहे हैं, 1995 के एक्ट से। अब आप देखें 1 साल बढ़ा दें तो 96 का एक्ट है माइनॉरिटीज का, और जो मानव अधिकार आयोग है वो 1993 का है। अधिनियम का क्रमांक देखें तो केंद्र का अधिनियम था मानव अधिकार आयोग, क्योंकि उसी के तहत राज्यों में स्थापना हुई है, तो उस साल का जो एक्ट था वो 10वां नंबर का था। अब आप मध्य प्रदेश के जो महिला आयोग की बात करें, ठीक, तो महिला आयोग का जो क्रमांक था वो 20 था। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर एससी का 25, फिर आप देखें एसटी का 24, और आप ओबीसी का देखें तो 26 और माइनॉरिटी का देखें तो 15। तो ये क्या है, उस साल में जितने अधिनियम लाए गए उन अधिनियम में 15वें नंबर का था माइनॉरिटी, ओबीसी जो था वो 26वें नंबर का था। तो ये आपको उस साल के अधिनियम के क्रमांक हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल में पूछे जा सकते हैं। स्थापना की बात करें हम तो पहला जो आयोग है मानव अधिकार आयोग राज्य की, उसकी स्थापना 13 सितंबर। फिर आप देखें महिला आयोग क्या है, 23 मार्च है। फिर आप देखें एससी और एसटी दोनों आपको कब मिल रहा है, 29 जून 1995 को। 13 मार्च 1993 को ओबीसी जो आयोग है उसकी स्थापना हुई, 95 में इसको वैधानिक दर्जा मिला था। अल्पसंख्यक देखें तो 1 अक्टूबर 1996। संरचना की बात करें 1+2, 1+5, 1+1, मतलब अब 1+1 का मतलब यहाँ पर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष है और 2 मेंबर हैं। अब इसको आप ऐसा ही बोल सकते हैं 1+3।
फिर आप देखें इस पर भी 1+2 है, यहाँ पर 1+4 है, यहाँ पर 1+2 है। ये क्या करेगा, इनका बार बार रिवीजन करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत जल्दी कंफ्यूज जाते हैं इनमें। तो अब एक अच्छी बात है यहाँ पर कि जो यहाँ पर आपको 1+4 दिख रहे हैं कहाँ पर, ओबीसी कमीशन में। यहाँ पर आप देखें तो 1+2 है कहाँ पर, माइनॉरिटी कमीशन में। अब यहाँ पर आप देखें तो 1+2 है कहाँ, ह्यूमन राइट कमीशन में। फिर आप देखें एससी में तो 1+5। अब 1+1+2 या तो 1+3 याद रख लें या 1+1+2 याद रख लें, और 1+2। तो यहाँ पर 1+2 है कहाँ, मानवाधिकार आयोग में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं महिला आयोग है, ठीक है ना। तो महिला में कितने हो गए, 1+5 है ना, 5। फिर आप देखें अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग में, यहाँ पर भी डिफरेंस है, यहाँ पर 1+1+2 है और यहाँ पर 1+2 है, मतलब ये 1+3 हो गया, ये 1+2 हो गया, 1+4 1+2। अब आते हैं हम आगे, इनकी जो प्रकृति है, तो सबकी प्रकृति कैसी है, वही वैधानिक है, सांविधिक 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 सांविधिक, मतलब स्टैच्यूटरी है। इसके बाद हम देखें नियुक्ति हटाने की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति और हटाने की जो बात है वो राज्यपाल के द्वारा है। यहाँ पर आप देखें तो राज्य सरकार राज्य सरकार राज्य सरकार राज्य सरकार राज्य सरकार, बाकी सब जगह सेम है। कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष। यहाँ पर आप देखें 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, बस जो माइनॉरिटी कमीशन है वहाँ पर 2 वर्ष है। तो यहाँ सब जगह आपको 3 वर्ष दिख रहा है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन में 2 वर्ष है। पहले अध्यक्ष याद रखना हमें, तो न्यायमूर्ति R.K. वर्मा मध्य प्रदेश जो मानवाधिकार आयोग उसके अध्यक्ष, हेमंत पोते मध्य प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष। अब SC और ST कमीशन भूपेंद्र सिंह आर और नरेंद्र मरावी। ऐसे आप देखें OBC कमीशन में तो बसंत राव उइके, ठीक है ना। इनका अभी मुझे मिला नहीं, अगर कुछ मिलेगा तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की वेबसाइट में सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी जो वेबसाइट है वहां पर जनरली कई बार ये दिए ही नहीं होता है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अवधेश प्रताप सिंह कार्यवाहक हैं। यहाँ श्रीमती, अब देखें श्रीमती शोभा ओझा कब से रिटायर हैं आपको मालूम है, ठीक है ना। जो भी विवाद था मतलब पार्टियों का, तब से पद खाली है, कोई है ही नहीं वैसे तो, पर आप साइट पे जाएंगे तो मिल जाएगा आपको वर्तमान में, लेकिन पद खाली है। यहाँ आनंद अहरवार हैं, आनंद सिंह अंतर सिंह आर्य है, रामकृष्ण कुसमारिया, नियाज मोहम्मद खान। क्लियर। यहाँ पर आते हैं हम, अगर देखें कि जब ये आयोग बने तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो देखें मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह। सिर्फ मध्य प्रदेश जो OBC कल्याण आयोग है उस समय शिवराज सिंह चौहान थे 2021 में, उसको अलग से मेंशन किया। बाकी आप देखें सब जगह कौन मिलेंगे आपको, दिग्विजय सिंह। ऐसे आप देखें राज्यपाल में तो मोहम्मद शफी कुरैशी मोहम्मद शफी कुरैशी मोहम्मद शफी कुरैशी मोहम्मद शफी कुरैशी, कुंवर महमूद अली खां, सिर्फ OBC आयोग के समय की बात है। बाकी सब में कौन मिल रहा है, मोहम्मद शफी कुरैशी। तो इसको याद रख लें, बाकी याद ना रखें। तो ये जब आपको इसका प्रिंट निकाल के जब इस पर आप पेन चलाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, मतलब करना ही पड़ेगा क्योंकि एक बार में याद होगा नहीं। अब आते हैं हम आगे, नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो राज्य में जो मानवाधिकार आयोग है उसकी चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर देखें राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार राज्य सरकार राज्य सरकार। तो सिर्फ मानवाधिकार आयोग छोड़ दें, बाकी सब जगह क्या मिल रहा है आपको, राज्य सरकार के द्वारा डायरेक्ट। यहाँ पर बस कमेटी, कमेटी में कौन कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री होंगे, स्पीकर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे और नेता प्रतिपक्ष होंगे। यहाँ तो कुछ कमेटी है ही नहीं है, तो ये कमेटी नहीं है। आगे आ जाए, योग्यता, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश। महिला की बात करें हम तो महिला आयोग में महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, सामाजिक न्याय का अनुभव होना चाहिए, जनजातीय मामलों में होना चाहिए, सामाजिक न्याय का होना चाहिए, अल्पसंख्यक मामलों का होना चाहिए। तो ये तो कॉमन सेंस पर अगर एक दो बार आप देख लेंगे तो अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में ऑटोमेटिक आप कल इनको टिक कर पाएंगे, सही आंसर लगा पाएंगे। शक्तियों की बात करें, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करेगा, महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करेगा, SC के अधिकार के लिए काम करेगा, ST के अधिकार के लिए काम करेगा, OBC के अधिकार के लिए काम करेगा, अल्पसंख्यक के अधिकार के लिए काम करेगा। सीमाएं क्या है, निर्णय बाध्यकारी नहीं है। जनरली आप देखें सबकी जो सलाहें हैं वो बाध्यकारी नहीं है, तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, इनकी जो बातें हैं वो बाध्यकारी नहीं है। अब कुछ धाराएं जैसे आप देखें 21 से लेके 29 तक, अगर हम थोड़ा और डीप पढ़ना चाहें
तो इतनी धाराएं हम मानव अधिकार आयोग की, जो मानव अधिकार आयोग के लिए अलग से एक्ट बनाया उसकी धाराएं पढ़ सकते हैं। तो इन धाराओं को चाहें तो आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप देखें तो 3, 4, 5, 10, 12 है ना, तो ये प्रमुख कुछ धाराएं हैं। लेकिन ये कब सेकंड फेज में, जब ये सब आपको याद हो जाए तो फिर आप धारा देख सकते हैं। अब जैसे आप देखें धारा 21, धारा जो 21 है वो राज्य आयोग के गठन की बात कर रही है कि वन एक अध्यक्ष होगा, 2 मेंबर होंगे। धारा 22 नियुक्ति की बात कर रही है ना। ऐसे जो धारा हम महिला आयोग की बात करें तो 3 जो है आयोग के गठन। हाँ, एक और ध्यान रखें आप, जनरली धारा 3 में अधिकतर जो है गठन आपको देखने को मिलेंगे 99%, है ना। जैसे अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम यहाँ तुक्का लगा सकते हैं। वैसे तो एक बार क्या करें, आप इन धाराओं को देख लें। ये धाराएं सबकी दे दी हैं, तो पहले ये याद करें, फिर जब आपको याद हो जाए सेकंड टाइप ऑफ रिवीजन करें। तो ये यहाँ पर मैंने एक धाराएं लिख दी हैं, धाराओं को चाहो तो आप देख सकते हो। अब आते हैं पुनः नियुक्ति। पुनः नियुक्ति 2019 के बाद मानव अधिकार आयोग में संभव है, यहाँ पर संभव नहीं है। एससी कमीशन में देखें तो 2 बार, अधिकतम 2 बार नियुक्ति हो सकती है। एसटी कमीशन में 2 बार, ओबीसी कमीशन में 2 बार, और अल्पसंख्यक में क्या है, यहाँ पर भी नियुक्ति संभव है। शक्तियां बात करें तो जनरली सभी आयोग में कॉमन चीजें मिलेंगी आपको कि सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। अब सिविल न्यायालय का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को गवाह के लिए वो बुला सकते हैं, समझ रहे हैं, उसके से जो एविडेंस है, प्रूव है ना, उसके लिए वो कह सकते हैं कि आप एविडेंस दें। तो सिविल न्यायालय की शक्ति, समन जारी कर सकते हैं, गवाही लेना, जेल निरीक्षण, स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान का मतलब अपने मन से निर्णय लेने की पावर, कहीं लगा कि कहीं जांच करना है तो कोई शिकायत ना भी करे तब भी वो खुद से जांच कर सकते हैं। ऐसे सिविल न्यायालय की शक्ति यहाँ पर देखें महिला आयोग में साक्ष्य एकत्रित करना, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर सरकार को कार्रवाई की सिफारिश करना, महिलाओं के शोषण के मामलों में स्वतः संज्ञान करना, है ना। तो यहाँ स्वतः संज्ञान यहाँ पर भी है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो सूची है उसमें जोड़ने हटाने की सलाह देना, है ना। यहाँ पर देखें सिविल न्यायालय तो सेम बात है, एससी का संरक्षण, एसटी का संरक्षण, ओबीसी का संरक्षण करेगा, और जो अल्पसंख्यक आयोग है वो अल्पसंख्यकों का संरक्षण करेगा, उनके लिए मामलों की जांच कर सकता है। हटाने की बात करें तो राष्ट्रपति हटाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग होने के बावजूद भी हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यहाँ पर आप देखें सब जगह राज्य सरकार है, ये विशेष रूप से याद रखना आपको। इसके बाद आप देखें ये संबंधित धाराएं दी हैं, है ना, कौन कौन सी धाराएं हो गई। फिर हटाने की प्रक्रिया का आधार क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट जांच की रिपोर्ट के आधार पे, सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति हटाएंगे। धारा 23 में इस बात का जिक्र किया गया है। यहाँ पर देखें तो सुनवाई के बाद हटाया जा सकता है, राज्य सरकार के आदेश, पद का दुरुपयोग अयोग्यता के आधार पर हटा सकते हैं। पद का दुरुपयोग दिवालियापन हो गया, है ना। दिवालियापन का मतलब सरल शब्दों में इंसॉल्वेंट का मतलब विजय माल्या हो जाना, ठीक है। सुनवाई के अवसर देने के बाद हटा सकते हैं। तो सब में आप देखें यहाँ पर जांच की रिपोर्ट हो रही है, बाकी जगह जांच की कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसे ही याद रखना। स्वतः संज्ञान की बात करें तो जनरली स्वतः संज्ञान सब में है, देखिए है सीमित जरूर है लेकिन है। स्वतः संज्ञान का मतलब अभी बताया था मैंने कि वो किसी मामले की जांच खुद से कर सकते हैं बिना किसी शिकायत के। अब उल्लंघन क्या होंगे, उल्लंघन के प्रकार, तो मानव अधिकार का उल्लंघन की जांच मानव अधिकार आयोग करेगा। महिलाओं के अधिकारों को उल्लंघन की जांच महिला आयोग करेगा, है ना। एससी जो है एससी के अधिकारों को उल्लंघन की जांच करेगा। ओबीसी के अधिकारों को उल्लंघन की जांच करेगा। और माइनॉरिटी कमीशन जो करेगा माइनॉरिटी के जो अधिकारों को उल्लंघन की जांच करेगा, उनके विरुद्ध जो अपराध होंगे उनकी जांच करेगा। तो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अब लिमिटेशन क्या है, मानव अधिकार आयोग 1 साल से पुराने मामलों को नहीं देख सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखें तो सब में जनरली दंड की देने की पावर नहीं है, सबको सलाहकारी शक्ति है ना। हालांकि एक चीज एक्स्ट्रा और पॉइंट है कि यहाँ अल्पसंख्यक कौन होंगे इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। तो ये हो गए क्या हमारे सामाजिक आयोग। अब आप देखें जैसे कुछ फैक्ट हैं, जैसे एक अलग से हमारे लिखा है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। तो इसका गठन हुआ है 2 सितंबर 2021 और इस समय मुख्यमंत्री थे कौन, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान। ये आयोग कैसा है, सांविधिक नहीं है, वैधानिक नहीं है, है ना। सामान्य प्रशासन जिसे जीएडी बोलते हैं, एक संकल्प इन्होंने पारित किया और इसके तहत इसकी स्थापना कर दी गई थी, है ना। मध्य प्रदेश के अधिकांश सामाजिक आयोग 1995 से 1998 के आसपास बने हैं, ठीक है ना। मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, अल्पसंख्यक, ये 6 प्रमुख आयोग उसी काल में बने, जिस समय कौन थे हमारे मोहम्मद शफी कुरैशी और दिग्विजय सिंह, है ना। तो इस काल को हम क्या बोल सकते हैं, आयोगों का स्वर्ण काल। अब मध्य प्रदेश
प्रवेश व शुल्क विनियामक समिति, है ना, AFRC जो है, इसको थोड़ा और अगर हम देखें तो मेन क्या पढ़ा हमने कि इसका काम है डोनेशन को रोकना और जो मुनाफाखोरी उसको रोकना। ठीक है, ये इसके कुछ खास फैक्ट हो गए। ये एक्ट हो गया। नेचर हमने अभी देख लिया था दोबारा, हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं। अर्ध न्यायिक है। कार्य क्षेत्र कौन सा, जनरली निजी जो व्यावसायिक कॉलेज हैं उनको देखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका, कैपिटेशन फीस और मुनाफाखोरी को रोकना। अब इसकी शक्तियाँ का देखें तो वही सिविल न्यायालय की जो शक्तियाँ होती हैं कि समन जारी करना, गवाहों को बुलाना, दस्तावेज जो है वो बुलाना, कॉलेज की वित्तीय रिकॉर्ड को बुलाना कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड भेजिए, कॉलेज से पूछ सकते हैं। शपथ पर साक्ष्य लेना, जांच के दौरान बयान लेना कि भाई ये पाएगा ये पैसा आपने कहाँ खर्च किया है, जांच करना। प्रवेश और शुल्क मतलब एडमिशन और फीस से संबंधित। तो अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो ऊपर फैक्ट पढ़ें उससे ही काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा फैक्ट और ये करता क्या है ये आप समझ गए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब AFRC सुनिश्चित करती है प्रवेश प्रक्रिया में कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, मेरिट आधार होनी चाहिए। कौन नहीं बता देगा इस बात को, पढ़ने की जरूरत है क्या भाई, कमेटी है तो निष्पक्षता के लिए काम करेगी, ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करे, है ना, लोगों को जो मेरिट के आधार पर जो है उनका एडमिशन हो। उल्लंघन की कार्यवाही में देख क्या कर सकते हैं, प्रवेश रद्द कर सकते हैं, आर्थिक दंड लगा सकते हैं या फिर मान्यता समाप्त करने की सिफारिश कर सकते हैं। ऐसे ही देखें हम अलग से, अगर आपको देखना है तो मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान का जो अधिनियम 2007 था, जो कंपेयर किया था, इसके बारे में फैक्ट। तो यह अधिनियम निजी विश्वविद्यालय संस्थानों में प्रवेश की पारदर्शिता, न्याय संगत शुल्क को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और जो है न्याय संगत जो शुल्क होना चाहिए, मतलब ऐसी फीस ना हो जो बहुत ज़्यादा हो, है ना। अब इसमें इसको हम शॉर्ट में देखें तो उद्देश्य क्या हो गया, मेरिट आधारित प्रवेश और कैपिटेशन फीस पर रोक। हमने उसको महत्व भी लिख दिया, शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकना। समिति का गठन, बिल्कुल AFRC की स्थापना पढ़ी चुके हैं हम, कैसा है, स्वतंत्र नियामक संस्था है। पावर क्या है, वही सिविल कोर्ट की पावर है, जांच कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। शुल्क का निर्धारण कैसा होना चाहिए, लागत आधारित फीस, जितना खर्च हो रहा है उसके हिसाब से फीस हो, नो प्रॉफिट का सिद्धांत। ठीक है ना, व्यवहार में तो आप देख सकते हैं अलग ही कॉन्सेप्ट है। अपीलीय प्राधिकारी, AFRC के निर्णय पर अपील होती है जिससे न्यायिक संतुलन बना रहे। तो दंड का प्रावधान 10 लाख तक का जुर्माना और नियम पालन सुनिश्चित हो सके। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी को बस थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, जिसको हमने 2 चार्ट करके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में ये दिया गया है कि भाई ये उसका पूरा नाम हो गया, इसका काम क्या है कि जो एजुकेशन की क्वालिटी उसको इंश्योर करना, किस पे लागू होगा, मध्य प्रदेश के सभी जो प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं उन पर लागू होगा, क्या कार्य होंगे, मानकों का निर्धारण करेंगे, क्या क्या मानक शिक्षण पढ़ाने का, परीक्षा का, रिसर्च के, इनके सबके स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। निरीक्षण, विश्वविद्यालयों का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। वाद विवाद निवारण, छात्रों कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं उनका समाधान। प्रथम परिनियम स्वीकृति, विश्वविद्यालय के फर्स्ट स्टेटस को क्या है, मंजूरी यहाँ से प्रदान की जाती है। अगर हम AFRC और MPPURC इनको तुलना करें, जो अभी हमने अलग पढ़ लिया, तुलना करें तो तुलना में आप देखें तो सबसे पहले आधार हो गया, ये नाम लिख दिया, ये नाम लिख दिया। अब आधार क्या है, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2007, मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2007, ये आधार हो गया। उद्देश्य क्या है, वही कैपिटेशन फीस को रोकना, यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना। फिर आप देखें कार्य क्षेत्र, निजी व्यवसायिक कॉलेज इसके अंतर्गत आएंगे, यहाँ निजी विश्वविद्यालय हैं। शक्तियाँ, शुल्क निर्धारण और प्रवेश पर नियंत्रण, मतलब एडमिशन पर और फीस पर नियंत्रण। यहाँ निरीक्षण और मानक का निर्धारण है, इसका जो काम है वो आर्थिक न्याय या आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ये क्या हो रहा है, शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना। तो ये दोनों में तुलना है ना। दोबारा इनको और भी डिटेल में देखना है तो फिर मैंने यहाँ पर और दे दिया है। इस तरीके से आप देखें तो हमारा ये पूरा यूनिट जो 9 है वो कवर हो गया है। आपको बस ये करना है, इसको प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद इस पर पेन चलना चाहिए। और पेन कब तक चलना चाहिए, जब तक एग्जाम ना हो जाए। बीच में इसमें और भी कोई अपडेट अगर आपको मिलते हैं तो क्या करें, हमेशा अपडेट करते रहें। ये आपने तैयार किया तो हमारी यूनिट तैयार हो गई। अब होता है ना एडवांसमेंट, वो हमेशा, चाहे वो मेरे लेवल पर हो चाहे आपके लेवल पर हो, वो हमेशा होता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये यूनिट रिवीजन करने में सहायक हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।